जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी और जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सारे? बच्चों अपनी आँखों में तूफ़ान लाओ, तूफ़ान का मतलब जज़्बा पैदा करो पढ़ाई का। देखो आप लोगों को फ़ॉर्च्यूनेटली अनफ़ॉर्च्यूनेटली हम कह सकते हैं एक चांस मिला है, इस तरह से पढ़ने का। आप ज़िंदगी में आगे कह सकते हो कि हमने भी ज़िंदगी में 2-3 महीने क्लास की बजाय ऐसे घर से पढ़ाई की हमने। और हम अपने टीचर्स के रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। तो उस तरह की आप मन में एक भावना रहे तो इसको यूटिलाइज़ करो इस अपॉर्च्युनिटी को। मानता हूँ ये एक काफ़ी वैसा दौर चल रहा है, लेकिन बुरे में भी अच्छा निकालना सीखो। इसको भी आप अच्छे की तरह देखो, आपको अब धूप में जाना पड़ता स्कूल में, वहाँ पढ़ते, पिटाई होती, पनिशमेंट पता नहीं क्या-क्या। लेकिन यहाँ आपके पास कुछ नहीं करना, केवल आपको देखना है, पढ़ना है, काम करना है। आप खुद ही टीचर हो, खुद ही आप स्टूडेंट हो। वी आर जस्ट गाइड, हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो इसका आप फ़ायदा उठाओ, पढ़ाई करो और जज़्बे से पढ़ाई करो। इसको ये मत करो कि फ़ॉर्मेलिटी हो रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप नहीं पढ़ रहे। बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर कैसे करें, क्या करें, मन नहीं करता। तो ऐसा कुछ नहीं है। अ, ये आपका एक तरह से आपको बोनस मिला हुआ है कि आप अपने आप कैसे पढ़ सकते हो, आप खुद को कितनी चिंता है आपको पढ़ने की, तो उस तरह से पढ़ो। कोई प्रेशर नहीं है, ज़ीरो प्रेशर से पढ़ो, जितना मन करे उतना पढ़ो, छोड़ दो। 8 बजे मन कर रहा है 8 बजे पढ़ो, 11 बजे कर रहा है 11 बजे, रात को 3 बजे कर रहा है 3 बजे पढ़ो। आपके पास सारे चांसेज़ हैं। 24/7 आप कभी भी स्कूल अपना घर पे लगा सकते हो। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। केमिस्ट्री के पिछले 4 लेक्चर आपने देखे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 5वां लेक्चर, आपके यूनिट नंबर 1, क्लास 10th सीबीएसई, एचबीएसई सभी के लिए। यूनिट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था कि कैसे ए और बी मिलके सी बना रहे थे, कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाए, कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ कंबाइन होके कुछ बना रहे हैं। उसके बाद हमने उसका एग्जांपल पढ़ा था, बर्निंग ऑफ कोल या फिर फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने जो सेकंड टाइप पढ़ी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और क्या था बताओ? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप। उसके 3 टाइप्स थे, तीनों के एग्जांपल्स अच्छे से पढ़े थे। ये सब हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। बच्चों इसी कड़ी में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की कड़ी में जो थर्ड टाइप आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो टाइप आई वो हमारी आई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब आप क्या समझ रहे हो? जैसे कॉम्बिनेशन से आपने कंबाइन वर्ड से बनाया था कि कुछ ना कुछ जुड़ेगा, डिकम्पोजिशन में कुछ ना कुछ टूट रहा है भाई। डिस्प्लेसमेंट कि कोई एक आएगा और दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, यही तो है डिस्प्लेसमेंट का मतलब। कि कोई एक आएगा, मान लो मैं ही आऊं, मैं कमजोर हूं, मेरे से कोई बड़ा लंबा तगड़ा हट्टा खट्टा आएगा, मुझे पकड़ के उठा के वहां फेंक देगा। आ गया ना वो, उसने मुझे डिस्प्लेस कर दिया। यही है कि एक रिएक्टिव स्पीसीज आएगी, दूसरी जो उससे कम रिएक्टिव है उसको उठा के फेंक देगी। लेकिन अगर इस रिएक्टिव स्पीसीज, मान लो इस हट्टे कट्टे इंसान ने मुझे उठा के फेंक दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिएक्टिव नहीं हूँ। मैं इसके कंपैरिजन में इतना रिएक्टिव नहीं हूँ, इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। हो सकता है कोई इतना सा मेरे से छोटा, मेरे से दुबला हो, उसको आके मैं भी उठा के फेंक दूं, तो उसके कंपैरिजन में मैं भी हो गया मोर रिएक्टिव, लेकिन मेरे कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ये भागेगा। वो डिपेंड करता है कौन कौन है। जो कमजोर होगा उसको उठा के फेंक दिया जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे सारे। Any reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its solution। कि एक सॉल्यूशन होगा, उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, वो जो कम वाला है, कम रिएक्टिव है, उसको भगा देगा उसके सॉल्यूशन से और खुद उसकी जगह ले लेगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हो। जैसे देखो ये ए बी टाइप का कुछ रिएक्शन होनी है हमारी। ये ए है हमारा सर्कल वाला, ये जो डार्क सर्कल हो रखा है ये हमारी बी स्पीसीज है। ऐसे ए बी है कुछ, सी आया कोई मोर रिएक्टिव, सी आया ये, इसने क्या किया? इसने यहां से ए को निकाल के फेंक दिया, ये ए यहाँ पे अकेला बच गया, ए को यहां से निकाल के फेंक दिया और खुद ये बी सी के साथ चिपक गया। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। इसने आके इसको भगा दिया, निकाल दिया, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। सी इज मोर रिएक्टिव देन ए एंड हेंस सी डिस्प्लेसेस ए फ्रॉम इट्स फ्रॉम बी। तो बी से उसने भगा के बी के साथ उसने खुद बॉन्ड बना लिया। मतलब एक ही रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा उसकी जगह। एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में देखो Fe, Fe में क्या लिखोगे? Fe होता है आयरन। CuSO4 ये होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट।
आयरन होता है कैसा, सॉलिड। कॉपर सल्फेट होता है सॉल्यूशन, होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है इसका, ब्लू कलर का। ये क्या करेगा, देखो Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है। आपको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज, आपके आगे जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज है वो पूरी आपको याद करनी है। अभी आप ये याद कर लो बस कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अदरवाइज एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेटल नॉन मेटल जो आपकी यूनिट है वो आपको याद करनी है। उसमें आपको कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। 8-10 एलिमेंट्स है कि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है, क्वेश्चन बनते हैं वहां से सीधे। अभी याद करो कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आएगा इसमें डालेंगे हम कॉपर सल्फेट में, ये कॉपर को उठा के भगा देगा, कॉपर अलग हो गया और Fe खुद SO4 के साथ कनेक्ट हो गया। मान लो ए को मान ले भी हो गया, FeSO4 CuSO4 है, ये भी मान लो, Fe को C मान लो। तो इससे कंपेयर करके आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आराम से सीख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो मैंने बताया था जितनी भी रिएक्शन हम करेंगे उन सबको आपको फेयर नोटबुक में बैलेंस करना है, उन सब के नीचे स्टेट्स लिखनी है और उसकी नेमिंग करनी है, नाम लिखना है। ये सॉलिड, ये एक्वस, बताओ ये क्या बनेगा, ये एक्वस बनेगा और कॉपर सॉलिड होके बाहर निकल जाएगा। कैसे जाएगा, आप देखो इस रिएक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रखी है आपको, जो लैब में हम कर भी सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से होता है कि ये कोई आयरन नेल है, आयरन नेल मतलब लोहे की कील ले लो, कोई लोहे की कील कैसी होती है, नहीं लेते हैं, सिल्वर टाइप, सिल्वर व्हाइट कलर का नेल होती है कोई, बिल्कुल नहीं चमकती हुई। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो बीकर में, कॉपर सल्फेट याद रखना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ एक कलर के सॉल्यूशन कि ये किस कलर का होगा, ये किस कलर का। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन इस बीकर में, ये हमारे पास नई आयरन नेल है जिसका कलर सिल्वर व्हाइट है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या कहा कि आयरन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा के खुद आयरन सल्फेट बना लेगा, फेरस सल्फेट ये बना लेगा, फेरिक सल्फेट, FeS फेरस सल्फेट बना लेगा। इक और अस के बाद में बताएंगे, जब 3 में होता है तो इक होता है, 2 में है यहाँ पे तो फेरस सल्फेट। तो ये इससे कंपेयर करके इसको बताएंगे रिएक्शन होती कैसे है। इस आयरन नेल को आप इसमें डाल दो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, छोड़ दो 5-6-7 दिनों के लिए। आप देखोगे क्या होगा बाद में, जो हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये रिएक्शन हो गई, ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट के कारण, लेकिन जैसे ही हमने आयरन डाला कॉपर को भगा दिया, अब बन गया आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, तो वो जो ब्लू कलर है वो बन गया ग्रीन कलर। ठीक है, अब जो कॉपर गया वो कहां गया, वो कॉपर इस आयरन नेल के ऊपर आ गया, तो इसने इसको ब्राउनिश कलर बना दिया। तो ये रिएक्शन तो बहुत इजी रिएक्शन इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसको हम लैब में परफॉर्म भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बहुत धीरे स्लो रिएक्शन है ये, लेकिन ये रिएक्शन होती है। तो मेरे ख्याल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप इससे ज्यादा अच्छे ढंग से आप नहीं समझ सकते, ये बेस्ट तरीका है। इससे ज्यादा ना तो इसमें कुछ आता है ना इसमें कुछ बचा है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे 3rd यूनिट से, उसके बाद सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक और है जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो एक बार लिखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। हाँ तो बच्चों जो नेक्स्ट टाइप की हमारी रिएक्शन होगी नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट वाला ही है, डबल वर्ड अलग से जुड़ गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि एक ही रिएक्शन में दो आयंस होंगे, दो तरह के कंपाउंड होंगे और उनके आयंस है वो म्यूचुअली एक दूसरे को शिफ्ट कर जाएंगे, इसका इधर में आ जाएगा, इसका इधर में आ जाएगा, तो हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट 2 बार। देखो डेफिनेशन लिखो, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। कि जो दो कंपाउंड रिएक्टेंट में हम लेंगे उनके आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे, इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, और उससे क्या होगा, कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। भाई चेंज होंगे आयंस तो नया बनेगा। तो डेफिनेशन लिखोगे, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। कर लोगे, एग्जांपल देखो, Na2SO4 नाम लिखना इसका, BaCl2 BaSO4 NaCl। देखो ऑब्जर्व करो इसमें क्या हो रहा है, यहां Na के साथ क्या है, यहां Na के साथ क्या है भाई, सल्फेट है, SO4 है। यहां Ba के साथ क्या है, यहां Ba के साथ क्लोरीन है। यहां देखो, यहां Ba के साथ क्या है, यहां Ba के साथ सल्फेट आ गया भैया, और यहां Na के साथ क्या है, यहां Na के साथ क्लोरीन आ गया। क्या हुआ है, देखो इसके Na ने इसके Cl के साथ अपना कनेक्शन कर लिया, रिएक्ट करके कुछ बना लिया।
इसके Bn है इसके SO4 के साथ, तो म्यूचुअल हुआ ना कि इसके एक आयन ने इसके इसने कैटायन ने इसके एनायन के साथ, इसके कैटायन ने इसके एनायन के साथ रिएक्ट किया और ये बनाया, यही तो हुआ है। तो इस तरह की रिएक्शंस जहां पे दो कंपाउंड्स के आयन्स म्यूचुअली एक्सचेंज करके कुछ नया बना सकते हैं या नया बनाते हैं, तो वो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें रिएक्शन में आपको पूछा क्या जाएगा, आपको टेंशन हो रही होगी ऐसे कैसे हम रिएक्शन याद करेंगे, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको रिएक्शंस दी जाएगी 3-4, पूछेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट कौन से है इनमें से, तो कुछ नहीं देखना, ये देखना यहाँ एक के आयन के साथ ये है और वहां पे इसके साथ ये दूसरे का आ गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है, इसने इसको किया इसने इसको किया, दो बार हो गया ना, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने वैलेंसी और कोवैलेंसी अगर 9th क्लास में पढ़ ली होगी तो आपको पता होगा सोडियम पे +1 चार्ज होता है, और तो दो सोडियम मिलके सल्फेट के जो 2 नेगेटिव चार्ज उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो Na2SO4 बना रहे हैं सोडियम सल्फेट। यहाँ बेरियम पे 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे 1 पे -1 होता है, तो 2 क्लोरीन आ गए। अब सोडियम पे भी +1 होता है, क्लोरीन पे भी -1 होता है, तो दोनों मिलके ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए इनकी टेंडेंसी होती है एक दूसरे को छोड़ के और ज्यादा स्टेबल कुछ बनाने की। तो सोडियम या सल्फेट की बजाय इस क्लोरीन के साथ ज्यादा अच्छे से स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, इसलिए वो इसको छोड़ के इसके Cl के साथ रिएक्ट कर जाता है। वहीं Ba इसके Cl की बजाय SO4 के साथ ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है, तो ये होता है इसका ड्राइविंग फोर्स कि क्यों ये करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी ड्यू टू मोर हायर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के कारण ये होता है दो कंपाउंड्स के आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज करके कुछ नई चीज बनाते हैं, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई एक देखो एक चीज होती है हमारी प्रेसिपिटेट, नाम सुनोगे आप बार बार, प्रेसिपिटेट। जब भी हम कुछ किसी लिक्विड में कुछ डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व होने के बाद कुछ चीज बच जाती है जो नीचे सेटल डाउन होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो डिजोल्व नहीं होती फर्दर, सॉलिड ही तो होगी वो। भाई किसी में हमने नमक डाला तो नमक जितना डिजोल्व हुआ उतना ठीक है, अब नहीं हो रहा तो क्या नीचे जम जाएगा, ऐसी चीनी डाल ली तो नीचे जम जाएगी। तो कोई भी सॉल्यूशन जिसमें कुछ ऐसी चीज जो डिजोल्व नहीं हो रही हो सॉलिड फॉर्म में, अगर उसकी नीचे लास्ट बीकर के तली में अगर प्रेजेंट है तो कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट का लिख लो, इट इज इनसॉल्युबल सॉलिड, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। देखो दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ प्रेसिपिटेट दिखा, PRECIPITAT, प्रेसिपिटेट। इट इज द insoluble, it is the insoluble solid that emerge from a liquid solution। भाई ये किसी लिक्विड सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड इनसोल्यूबल है, कोई इनसोल्यूबल सॉलिड नीचे है तली में उसकी में, तो उसको प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, कई बार हम किसी चीज को डिजोल्व करके और उसमें देखते हैं कि नीचे क्या कुछ सेटल डाउन है, तो उसको फिल्टर कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं। या किसी के अंदर ऐसा हमने करना हो कि ये चीज इसमें डिजोल्व हो जाएगी इसमें नहीं होगी, तो उसका प्रेसिपिटेट बना के निकाल लेंगे। ये हमारी फिल्ट्रेशन का या उसकी टेक्निक है कि फिल्टर करने कैसे करते हैं उनको, सेपरेशन की टेक्निक ऑफ सेपरेशन, ये हम बाद में आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब आपको इतना ध्यान रखना, कोई लिक्विड सॉल्यूशन है अगर उसमें सॉलिड नीचे कुछ है तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो कुछ एक रिएक्शन आएगी आगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएंगी तब पढ़ लेंगे। देखो लास्ट जो हमारी टाइप बची है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप, उसको पढ़ते हैं अभी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप 5th नंबर की टाइप, 5th टाइप हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये है, ये ब्रॉड टॉपिक है काफी, हमें आगे पढ़ना भी, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे हम उनकी वैलेंसी से। लेकिन यहाँ एक बार देखो रिएक्शन में क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन से फिलहाल आप केवल ये समझो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर दूसरा कहना चाहें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। केवल हम ऑक्सीडेशन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, तो दो तरीके से हो सकता है ऑक्सीडेशन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो कुछ, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। इसके बाद ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में पढ़ा जाता है, वो हायर क्लासेस में पढ़ना। फिलहाल आप ये देखो ऑक्सीडेशन का मतलब है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा रिडक्शन पे आओ, रिडक्शन में क्या कहोगे, इसका बिल्कुल उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जबकि अगर दूसरी तरह से इसको डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे, रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल होगा बताओ, रिमूवल ऑफ किसका रिमूव करोगे भाई, वहां हमें क्या कर, ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे, ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो किसी भी एक को याद कर लो और दूसरे को डिफाइन कर दो। एक रिएक्शन लिखो, कॉपर प्लस O2 CuO। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसकी स्टेट्स लिखनी है। चलो स्टेट्स में लिख दूं, तुम लिख लेना। ये तो सॉलिड होता है, ये गैस होती है, ये क्या बनाएगा, सॉलिड गैस, सॉलिड बना लेगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, कॉपर है, कॉपर, यहाँ पे कॉपर था, खाली कॉपर एलिमेंट अपना एलिमेंटल स्टेट में एटम्स थे कॉपर, कॉपर के प्योर कॉपर। अब इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या हुआ, CuO बना लिया, CuO क्यूप्रस ऑक्साइड बना लिया। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे, बताओ बताओ भाई, क्यूप्रिक ऑक्साइड। एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन किसका हो रहा है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो रहा, कॉपर था पहले, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, CuO बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कर लोगे इस तरह की रिएक्शन। अब देखो इसी को नीचे देखो कितनी जगह है, हाँ आ जाएगी। एक रिएक्शन और लिखो, CuO प्लस H2, इसको रिएक्ट कराओ, ये बनाएगा Cu प्लस H2O। इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, CuO है भाई, कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना रखा है कॉपर ने, H2 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर अलग हो जा रहा है और H2O बना रहा है। हाइड्रोजन गैस के साथ जब हम कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर मिलेगा हमें और साथ में वाटर मिलेगा, ये रिएक्शन है। अब देखो इसमें कॉपर में क्या हो रहा है, CuO में यहां से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल ही तो हो रहा है इस स्पीशीज से, CuO से O निकल गया, कॉपर बन गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का, रिडक्शन लिख रहा है, लिख लेना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के नीचे हमने लिखा है रिडक्शन, ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। यहाँ पे ये यहां से यहां कॉपर गया, रिडक्शन। अब देखो हाइड्रोजन में क्या हुआ है, H2 से H2O, मतलब इस हाइड्रोजन के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ, और ऐड क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड भी हो गया। इस तरह की रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, ये क्या हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उसके लिए इस तरह की रिएक्शन को हम कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स से, रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से मिला के बनी है रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहे हैं, उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपको याद रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर दोनों प्रोसेस एक रिएक्शन में हो रहे हो तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो मेरे ख्याल में हमारी जो सिलेबस की टाइप्स है, मेन टाइप्स, ये 5 टाइप्स है, ये हमने कवर कर लिया है। और जो भी बीच में आएगी कुछ एक टर्मिनोलॉजी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, वो हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 टाइप आपको बहुत अच्छे से आई होगी, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होंगे, एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट सभी टाइप के, ताकि अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप विद एग्जाम्पल लिख सको, 2 नंबर पूरे ले सको। या फिर इसके अलावा आपने जितने, मैं ये मानता हूँ कि रिएक्शंस मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, उन सबको आपने बैलेंस किया होगा, उनकी स्टेट लिखी होगी, उनके सभी के नाम लिखे होंगे अपनी फेयर नोटबुक में। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा आपने किया होगा। अब आपको पता है आप कितना कर रहे हो। तो बच्चों पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ नया लेके आएंगे आप लोगों के लिए।
इसका ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, कैसे ऑक्सीडेशन हमारे डेली लाइफ को इफेक्ट करता है, वो लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, जो आप शायद यूट्यूब पे बहुत कुछ है, लेकिन एक आप भटको कि एक चीज यहाँ से पढ़ रहे हो, एक चीज वहां से पढ़ रहे हो, एक चीज वहां से, तो क्या है, पढ़ते टाइम तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको जरूरत होगी, उसकी एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, कुछ भी, फिर वो चीजें आपको बिल्कुल वेस्ट लगेगी कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैं कैसे पढूं, क्योंकि वहां कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो आप इधर उधर भटकने की बजाय कोई भी एक चैनल या कुछ भी, कोई एक टीचर पकड़ो जो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा है। मैं नहीं कह रहा मुझे ही पकड़ो, लेकिन एक पे फोकस करो, उसी से पढ़ो, क्योंकि साइंस है, हर टीचर के पढ़ाने की अपनी एक टेक्निक होती है। अगर बीच में आप कुछ कहीं से पढ़ोगे, कुछ कहीं से, तो आपका फ्लो बिगड़ जाएगा। गलत कोई नहीं पढ़ाता, सब सही पढ़ाते, लेकिन उनका मेथड अलग अलग होता है पढ़ाने का, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको समझ में आ रहा है और आप ये है कि आपको डाउट हो रहे हैं, आपके क्लियर किए जा रहे हैं, सब कुछ है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और केवल यहीं पे पढ़िए। इधर उधर नहीं भटकना चाहिए सेम चीज के लिए। हाँ, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नया सीखना है, देन यू कैन गो, आप आजाद हो फिर। बाकी आप सभी समझदार हो, आपको पता ही है क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।